नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने लगभग 21 वीडियो को अपलोड कर दिया है और उतने में हम लोगों ने परीक्षावाड़ी पुस्तक में जो प्रारंभिक में स्टार्टिंग में जो वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं वो सभी फैक्ट्स को कवर कर लिए हैं और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन सभी फैक्ट को कवर कर लिया गया है। अब हम लोगों का स्टार्ट होगा दूसरा लेसन जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड है। तो हम लोग दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि दूसरे लेसन में और दूसरे लेसन से वन लाइनर फैक्ट्स नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने वन लाइनर फैक्ट्स पढ़े हैं वो चीज़ें हम लोगों के सामने जब हम डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। हम लोगों का दूसरा लेसन जो है आप देख लीजिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था है इस पुस्तक में और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने 21-22 वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर किया क्योंकि हम लोगों ने छोड़ा एक भी पॉइंट नहीं है, एक सिंगल पॉइंट हम लोगों ने स्किप नहीं किया है। वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो कि उस पुस्तक में दी गई हैं। अब हम लोग कवर कर रहे हैं जो चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं। अगर बात करें हम लोग तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर, पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के हिमालय वाले क्षेत्र को मतलब कि उत्तरी क्षेत्र को उसमें से 13 जिलों को काटा गया और 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया है कि 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तरांचल का गठन हुआ या फिर उत्तर प्रदेश से अलग किया गया उत्तरांचल को 9 नवंबर सन 2000 को। ये चीज़ें हमने देखा है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि 27वां राज्य है पूरे भारत के संदर्भ में। और हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य है ये उत्तरांचल। हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें 11वां राज्य है और पूरे के पूरे भारतीय संदर्भ में बात करें तो वो 27वां राज्य था। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर, तो जब उत्तरांचल बनाया गया था तो उसमें से 13 जिलों को काटकर एक अलग स्टेट बनाया गया था उत्तरांचल, या फिर बाद में चल के 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया था। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी सन 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1 जनवरी सन 2007 से इसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया तो क्या बताना है, 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। गठनोपरांत यानी कि गठन के बाद सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया उनका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। तो जब राज्य का गठन हुआ तो चीज़ें जो राजकीय, जैसे पशु होगा, राजकीय पक्षी होगा, राजकीय पुष्प क्या होगा, राजकीय भाषा क्या होगा, राजकीय चिन्ह क्या होगा, इन सारी चीज़ों का निर्धारण किया गया गठनोपरांत, मतलब कि उत्तराखंड के गठन के बाद। सन 2001 में इन सारी चीज़ों का निर्णय लिया गया, इनका निर्धारण किया गया। तो वो अधोलिखित है, अभी हम लोगों के सामने आने वाला है, तो उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। तो अब राजकीय चिन्ह में ऐसा चिन्ह क्या किया गया, निर्धारण किया गया, उसको अपनाया गया कि उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप उसमें देखने को मिलता है। उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप उसमें देखने को मिलता है। इस
चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि भौगोलिक स्वरूप देखने को मिल रहा है इस चिन्ह में, वही बता रहा है कि 3 पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, चोटियों की श्रृंखला है और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंचा है और उनके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में, ठीक है, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में अशोक के लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये चीज़ याद रखना है। बाकी क्या है इसका राजकीय चिन्ह, इस तरह की चीज़ें। राजकीय चिन्ह में क्या है, 3 पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद गंगा की 4 लहरें हैं, ये ठीक है। अशोक का लाट अंकित है, ठीक है, अशोक का लाट अंकित है। फिर नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट जो हैं वो देख लीजिएगा अशोक इसके राज्य चिन्ह के अंतर्गत। ये भौगोलिक रूप नहीं, अगर हम लोग बात करें तो 3 पर्वत चोटियाँ हैं, ये 1 हो गया। 3 पर्वत चोटियाँ हैं, 4 गंगा की लहरें हैं, 2 हो गया। फिर उसके बाद अशोक का लाट है, ये हो गया 3, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये 4 हो गया। तो 4 चिन्ह हैं। तो प्रश्न अगर पूछे जा सकते हैं तो इन्हीं में से आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं कि 3 पर्वतीय चोटियां हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत राजकीय चिन्ह में 3 पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला है, ये हो सकता है। या फिर उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत राजकीय चिन्ह में गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है, या फिर चारों को एक साथ पूछ सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो उत्तराखंड राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो चूँकि 4 है, ये इसमें से एक स्किप करके दूसरा कुछ दे देगा तो उसमें से वो नहीं होगा। जैसे कि उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या चीज़ नहीं है, 3 पर्वत चोटियाँ, गंगा की 4 लहरें, अशोक का लाट। इसके बाद एक और दे दे, मान लें कि मछली का चिन्ह दे दे, तो आप जान जाएंगे कि वो नहीं है। इस तरह से चीज़ें दे सकता है राजकीय चिन्ह के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे राजकीय पुष्प। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प के बारे में अगर बात करें तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को याद रखिएगा, को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। तो ये पाया कहाँ जाता है, ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। याद रखिएगा इसका भौगोलिक क्षेत्र, ये पाया कहाँ जाता है, इसकी उपज कहाँ पर होती है, तो इसकी उपज होती है मध्य हिमालयी क्षेत्र में। मध्य हिमालयी क्षेत्र में इसकी उपज होती है, और इसकी उपज जो होती है वो होती है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी उपज होती है। इसका नाम है ब्रह्म कमल। तो ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, एस्टेरेसी कुल का याद रखिएगा। ये जो ब्रह्म कमल है, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, तो आपको बताना है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। यानी कि उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत जो राजकीय पुष्प है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। याद रखिएगा, कौन सा कुल, एस्टेरेसी कुल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोसूरिया
अबवेलेटा, सोसूरिया अबवेलेटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। या फिर इस तरह से पूछे कि सोसूरिया अबवेलेटा क्या है, तो आपको बताना है उत्तराखंड उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। उत्तराखंड में इनकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, केवल उत्तराखंड में 24 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं। जो सोसूरिया अबवेलेटा है या फिर ब्रह्म कमल है, ये इसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी? 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? पूरे की पूरे 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्धारित राजकीय पुष्प के उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह है ब्रह्म कमल, जिसका नाम है सोसूरिया अबवेलेटा, जो कि एस्टेरेसी नामक कुल का पौधा है। ये इसके बाद बात करें तो सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, इनको फेन कमल कह सकते हैं। इसके बाद सोसीरिया लंपा, सोसूरिया सीमेशोनिया तथा सोसीरिया ग्रासोफिफेरा, इसको कस्तूरा कमल कह सकते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाली इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं। तो उत्तराखंड में जो इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं वो हैं सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया एक ये प्रजाति है। इसको फेन कमल भी कहा जाता है, फेन कमल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फेन कमल जो है, फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया इसका फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। और ये है किस प्रजाति का पौधा? ये एस्टेरेसी परिवार का पौधा है। और ये जो एस्टेरेसी परिवार का पौधा है ब्रह्म कमल, उसी का एक प्रजाति है फेन कमल, याद रखिएगा। तो सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया ये या तो फेन कमल कह लें, ये इसकी एक प्रजाति है ब्रह्म कमल की। दूसरी जो प्रजाति है, जो प्रमुख प्रजाति है, वो है सोसूरिया लंपा, सोसूरिया लंपा इसकी एक प्रमुख और प्रजाति है। बात कर लें अगले प्रजाति की, तो सोसूरिया सीमेसोनिया, सोसूरिया सीमेसोनिया इसकी एक और अन्य प्रजाति है। तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, सोसूरिया ग्राफोफिफेरा या कस्तूरा कमल, उत्तराखंड में ये सभी के सभी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जो कि ब्रह्म कमल की प्रजातियों से रिलेटेड हैं। ठीक है, ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैगनी रंग के होते हैं। ये सभी पुष्प किस कलर के होते हैं? बैगनी कलर के होते हैं। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। तो बात करें इसकी बहुतायत में, या तो इसकी जो अत्यधिक जो उत्पादन होता है, अधिक से अधिक जो पाया जाता है, वो उत्तराखंड के फूलों की घाटी में पाया जाता है। याद रखिएगा, फूलों की घाटी में ये ब्रह्म कमल पाया जाता है, केदारनाथ में भी पाया जाता है, और शिवलिंग बेस में पाया जाता है, और पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में ये बहुतायत रूप से पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौंल पद्म कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय भाषा में इसे कौंल पद्म कहते हैं। तो क्या अगर आपसे पूछे कि जो ब्रह्म कमल है, उत्तराखंड राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, तो उसका स्थानीय नाम क्या है, तो आपको बताना है कौंल पद्म, कौंल पद्म इसका स्थानीय नाम है। तो उत्तरांचल राज्य द्वारा या उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया राजकीय पुष्प के रूप में जो ब्रह्म कमल है, उसका स्थानीय नाम क्या है, तो क्या बताना है? कौंल पद्म उसका स्थानीय नाम है। तो याद रखिएगा, इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इस पुष्प का उल्लेख जो है वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व,
वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है? तो आपको बताना है कि महाभारत में जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। या फिर महाभारत में सौगंधिक पुष्प किसको कहा गया है? तो वो ब्रह्म कमल को कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर कभी आपके सामने आए कि उत्तराखंड द्वारा स्वीकृत सरकारी पुष्प के रूप में ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो क्या बताना है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जो राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, उसका उल्लेख महाभारत के किस खंड में किया गया है? तो आपको बताना है वन पर्व में उसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा इन सब पुष्प के बारे में। ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। जो ब्रह्म कमल है उन पौधों की ऊंचाई जो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। 3 माह तक, जुलाई से लेकर के सितंबर तक इसमें फूल खिलते हैं, याद रखिएगा। जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 माह तक इनमें फूल खिलते हैं। इनकी लंबाई जो इनके पौधों की होती है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। बैंगनी रंग का इनका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में मिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड द्वारा स्वीकृत या निर्धारित राष्ट्रीय मतलब राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो अगर बात करें तो उसका जो स्थानीय नाम है उसको कहा जाता है हिमालय का मयूर। हिमालय का मयूर उसको कहा जाता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम है वो है मोनाल। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है तो आपको बताना है मोनाल उसका राजकीय पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो हिमालय का मयूर स्थानीय भाषा में कहा जाता है। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो उन जंगलों की ऊंचाई जो क्षेत्रफल होना जो उनका भौगोलिक क्षेत्र है वो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में ये पाए जाते हैं। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। तो मोनाल की प्रजाति का एक और पक्षी है, उसे कहा जाता है डफिया। डफिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि डफिया किस प्रजाति का पक्षी है तो मोनाल प्रजाति का ही पक्षी है डफिया, याद रखिएगा। लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। तो याद रखिएगा कि वह प्रजाति वही है। जो मादा है उसको कहा जाता है, मादा को कहा जाता है मोनाल और नर को कहा जाता है डफिया। तो डफिया जो है वो नर है, मोनाल जो है वो मादा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मोनाल ही मादा होगी, मोनाल में ही नर भी होगा, नहीं। मोनाल सिर्फ मादा होते हैं, डफिया नर होते हैं। दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। ध्यातव्य है कि हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल ही है। तो याद रखिएगा नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मोनाल ही है। नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है, जो कि उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी के रूप में स्वीकृत किया गया है। अब बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की, तो जो इसका वैज्ञानिक नाम है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक नाम है। अगर आपसे पूछे कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो लोफोफोरस इम्पीजेनस, याद रखिएगा, 3-4 बार इसका नाम ले लीजिए। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है, लोफोफोरस इम्पीजेनस है। बात करें ईपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी तथा लीफोफोरेंस यानी कि लीफोफोरेसेंस आदि इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं। तो इसकी प्रमुख प्रजातियां कितनी हैं? 4 हैं। याद रखिएगा, इसकी 4 प्रजातियां हैं। जो मोनाल है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पीजेनस है। इसकी 4 प्रजातियां हैं, ईपेलेस है, स्केलेटरी है, ल्यूरी है तथा ल्यूफोफोरेसेंस इसकी प्रजातियां हैं, ल्यूफोफोरेसेंस। याद रखिएगा, ये 4 प्रजातियां हैं। ईपेलेस, याद करिए इसको, ईपेलेस है, स्केलेटरी है, ल्यूरी है, ल्यूफोफोरेसेंस है, ल्यूफोफोरेसेंस। फिर से एक बार पढ़िए ताकि याद रहे। ईपेलेस, इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, ईपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेसेंस आदि इनकी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो लोफोफोरस एम्पीजेनस है, लोफोफोरस एम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है मोनाल का, और स्थानीय नाम हिमालयी वो मयूर इसको कहा जाता है। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इसको मन्याल या फिर मुनाल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है। इस पेज को एक बार और पढ़ लीजिए कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस एम्पीजेनस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको याद रखिएगा, लोफोफोरस एम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसके 4 प्रजातियां भी हैं, उसमें से हैं ईपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेसेंस। ल्यूफोफोरेसेंस इसकी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इसको मुन्याल या फिर मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर, पंख रंगील कलगी होती है। सिर पर, इनके नर के सिर पर रंगील कलगी होती है। जो मोर के ऊपर थोड़ा सा होता है ना, वो वाला बता रहा है कि वो होता है, रंगीन कलगी होती है इसके सिर पे। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, अपितु किसी चट्टान या फिर पेड़ के छिद्र में अंडे देता है। मतलब घोंसला अपना ये नहीं बनाता है। जो खोड़रा होता है पेड़ों में, जो जगह होता है थोड़ा सा ना, उस तरह की चीज़ों में या फिर चट्टानों के बीच में ये छिद्र में अंडे अपना देता है। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन हैं। तो आलू याद रखिएगा, कीड़े मकोड़े और वनस्पति इनके प्रमुख भोजन हैं। इनमें भी आलू विशेष प्रिय है, ये चीज़ याद रखिएगा, आलू इनका विशेष प्रिय भोजन है। आलू की फसल को ये बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे कि इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। तो मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, इसलिए इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। ध्यातव्य है कि हिमालयन मोनाल को IUCN की सूची में लाल श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि हिमालयन मोनाल को IUCN की सूची लाल श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पशु की बात करें, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य पशु की बात करें तो इसमें उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को, याद रखिएगा, इसका जो राजकीय पशु है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग है। ये इतना चीज़ याद रखिए। राज्य पशु इसको घोषित किया गया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग
राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से लेकर के 5,000 मीटर की ऊंचाई पर 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग है राजकीय पशु, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर, याद रखिएगा। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, मिलाने के लिए सारी चीज़ पूछ सकता है कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है अगर आपसे पूछे तो मास्कस काइसोगास्टर बताना है आपको। क्या बताना है? मास्कस काइसोगास्टर। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालयन मस्क डियर के नाम से किसे जाना जाता है? कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। इस मृग का रंग भूरा होता है जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद स्थानीय लोग इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो लंबाई ऊंचाई होता है 20 इंच होता है और इसका जो वज़न होता है वो 10 से 20 किलोग्राम का होता है। इसकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है। ये सुनता बहुत तेज है, ठीक है, सुनता बहुत तेज है। आत्मरक्षा के लिए इसमें सींग के बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इसकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। मादा मृगा की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्रायः एक मृग जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। जो कस्तूरी होता है, कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित वो चीज़ होता है, वो केवल नर मृग में पाया जाता है, याद रखिएगा। जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से हो जाता है। इस गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। एक मृग से एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है और इससे 3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जाती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होता है। बहुत ही सुगंधित होता है ये कस्तूरी। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी तथा ब्रांकायूरिस आदि रोगों में के निदान के लिए औषधि निर्माण में किया जाता है। तो इन रोगों के औषधि निर्माण में भी कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण इसका अवैध शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या और लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन और संरक्षण के 1972 से ही अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। तो 1972 से इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये आपको देखना है और याद रखना है। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 75.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1972 में। तो 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई।
कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1972 में। किस लिए? कस्तूरी मृग के संरक्षण के संदर्भ में। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, तो बताना है आपको 1977 में। इसके अलावा महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु किया गया है। बात करें 1986 में पिथौरागढ़ में आस्केट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। तो आस्केट अभ्यारण्य की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1986 में। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जब वन लाइनर फैक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल चुकी हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने बात किया है कि वो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो 1986 में पिथौरागढ़ में आस्केट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इसके बाद बात करें तो 1982 में चमोली जिले में कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1982 में। महत्वपूर्ण रूप से इसे याद रखिएगा। राज्य की वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 279, 2005 की बात हो रही है, यहाँ से घटकर 276 हो गई है। अब राज्य की वृक्ष की बात करेंगे तो बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक निखार देने वाला सदाबहार वृक्ष बुरांस को राज्य के वृक्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो बुरांस है, बुरोस को राज्य की वृक्ष घोषित किया गया है। उत्तराखंड का राज्य की वृक्ष बुरोश है, याद रखिएगा। इसका जो है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका नाम है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट रूप में याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। इसका जो वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका नाम है। यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। ये विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है, मैदान में इसको नहीं उगाया जा सकता। 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरोस के फूलों का रंग चटक लाल होता है। इसमें ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरोस पाए जाते हैं। बुरोस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। इसके बाद गर्मी के बढ़ जाने के कारण इसके फूल सूख कर गिरने लगते हैं। औषधीय फूलों से युक्त बुरोस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है। तो ये इसका जो क्या है कि जो व्यापारिक इसका उपयोग है, कॉमर्शियल उपयोग जो है वो बताया जा रहा है। बुरोस के वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है जिसका अधिकतर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके पत्ते मोटे होते हैं जिनसे खाद बनाया जाता है। इनके पत्तों से खाद भी बनाया जाता है। बुरोस के अवैध कटान के कारण अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इस लाइन को महत्वपूर्ण रूप से याद करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसको जो इसके संरक्षण के लिए अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो बुरोस के संरक्षण के लिए अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। लेकिन इसके बाद भी बुरोस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, कटाई अंधाधुंध हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे शासन प्रशासन मतलब शासन प्रणाली के बारे में। शासन प्रशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज़ें राजकीय के बारे में हो रही थी, जैसे राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, जैसे राजकीय चिन्ह, ये सभी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ का शासन प्रशासन के बारे में। कुछ चीज़ें आएंगी जैसे अनुच्छेद वगैरह आएगा, वो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उत्तराखंड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उन चीज़ों को याद रखना है हम लोगों को।
तो देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के भाग 6, अब याद रखिएगा, अनुच्छेद 152 से लगा करके अनुच्छेद 237 तक, ये यहाँ महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि भाग 6 जो है, भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेद शामिल है। भाग 6 में 152 से 237 तक अनुच्छेद शामिल हैं के अनुरूप संचालित होता है। तो भाग 6 के रूप में, भाग 6 के तहत या भाग 6 में प्रावधानित जो प्रावधान किए गए हैं, भाग 6 में उन्हीं प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड प्रशासन चलाया जाता है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है। तो यहाँ पे संसदात्मक प्रणाली लागू है, सभी राज्यों में संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। तो संसदात्मक प्रणाली लागू है यहाँ पे उत्तराखंड में, क्या है, संसदात्मक प्रणाली लागू है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं। वो कौन कौन से अंग हैं वो हम देखते हैं। कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, 3 प्रमुख अंग हैं। कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इसके 3 प्रमुख अंग हैं, याद रखिएगा। कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका में राज्यपाल आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगा, सचिवालय महत्वपूर्ण विभाग और अधिवक्ता इसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत। तो इसका 3 प्रमुख अंग हैं। जो उत्तराखंड शासन चलाया जा रहा है संसदात्मक प्रणाली के माध्यम से, इसके 3 प्रमुख अंग हैं, याद रखिएगा। ये कार्यपालिका है, विधानमंडल है और न्यायपालिका, याद रखिएगा। कार्यपालिका में राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, सचिवालय है, विभाग है, मंत्रिपरिषद है यहाँ पे, ठीक है। विभाग तथा महाधिवक्ता जो राज्य के वकील होते हैं वो इनमें शामिल हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल हैं। जो विधानमंडल है, एक तरह से ये मान लीजिए कि एक सदनीय विधानमंडल, मतलब यहाँ पे विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। राज्यपाल है और विधानसभा है। जो यहाँ का विधानमंडल है, मान लीजिए ये विधानमंडल है, तो ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। ये यहाँ पे राज्यपाल और फिर यहाँ पे विधानसभा। जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है वो इस तरह से होता है। एक तो होता है यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और यहाँ पे राज्यपाल होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये विधानसभा, विधान परिषद और यहाँ पे मिलेगा राज्यपाल। तो इस प्रकार से इसका विधानमंडल का गठन होता है। संसद की बात करेंगे तो संसद भी द्विसदनात्मक है। आपको मिलेगा यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे मिलेगा आपको राज्यसभा और यहाँ पे मिलेगा आपको राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उत्तराखंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में राज्यपाल है और विधानसभा है, विधानमंडल अनुपस्थित दिख रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद न्यायपालिका, आप जानते हैं न्यायालय वगैरह होता है, न्यायपालिका के बिना काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग सबसे पहले जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के संदर्भ में बात करेंगे। किसके संदर्भ में? कार्यपालिका के संदर्भ में हम लोग कुछ चीज़ें बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। कार्यपालिका में राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, सचिवालय है, विभाग है, महाधिवक्ता हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का होना है। राज्यपाल का ये नियुक्ति होगा या कुछ भी होगा, राज्यपाल के उपस्थिति का अनुच्छेद या कौन सा है या किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। तो अनुच्छेद 153 है, महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तराखंड राज्य की परीक्षा के दृष्टिकोण से। राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड ही नहीं अन्य राज्यों की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 153 में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये भी चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति बताना है।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। ये सभी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, पूरी तरह से याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी या राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद? 153। इसका राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन है? वो राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निर्धारित है, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। तो राष्ट्रपति जब तक यहाँ पे क्योंकि राष्ट्रपति ने ही इसकी नियुक्ति की है, तो राष्ट्रपति अगर हटाए जाएंगे तो राज्यपाल भी हट जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही राज्यपाल को नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर धारण रहते हैं। ध्यातव्य है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका है, हम लोग कार्यपालिका की ही भाग को पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका में पहले राज्यपाल को पढ़ रहे हैं। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का होता है, उसी प्रकार से कार्यपालिका का संवैधानिक, जो राज्य कार्यपालिका होती है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है ये ये राज्यपाल। तो राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है राज्य का। जिस तरह से देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार से जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। तो इसकी जो शक्ति है राज्य की कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल को में ही निहित है। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ये सलाह ले सकता है, उनके द्वारा ये काम कर सकता है या फिर करा सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कोई भी चीज़ काम, जैसे कोई बिल पास करना है राज्य में, तो विधानसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यपाल के द्वारा वो साइन किया जाएगा। बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के या बिना उनके अनुमोदन की वो चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो राज्यपाल के ही नाम से सारे काम किए जाते हैं, सारे के सारे हस्ताक्षर वगैरह राज्यपाल के ही होते हैं, जिस तरह से देश के संदर्भ में राष्ट्रपति का होता है। तो ये हो गई राज्यपाल के बारे में कुछ चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो कार्यपालिका में राज्यपाल हो गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में ये चीज़ भी महत्वपूर्ण रूप से याद करिएगा। हम लोग उस पेज पे फिर चल रहे हैं जो कि राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं। तो 153 और फिर 163, ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। 153 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, और फिर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 153 के बाद 10 के बाद याद रखिएगा, 10 का पहाड़ा, जैसे 10 के बाद 153 था राज्यपाल, फिर 163 है क्या? ये मंत्रिपरिषद। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, लेकिन एक मंत्रिपरिषद की गठन होगी उन कार्यों के लिए जो कि क्या है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है। तो जिन कार्यों को राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है उन कार्यों के लिए तो राज्यपाल है ही, लेकिन अन्य कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के संपादन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, याद रखिएगा। तो जो काम राज्यपाल स्वयं के विवेक से कर सकता है, यानी कि बिना किसी से पूछे स्वयं से कर सकता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करा सकता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो काम उन कामों को छोड़ करके जो स्वयं विवेक से नहीं कर सकता है, उस कार्य के संपादन के लिए, उस कार्य को करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा क्या? वो मुख्यमंत्री होगा। उस मंत्रिपरिषद का मुख्य जो प्रमुख होगा मुख्यमंत्री उसका मुखिया होगा। मतलब मंत्रिपरिषद का मुखिया एक तरह से मान लीजिए तो मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, तो खुद के विवेक से, स्वयं के विवेक से या स्वयं की इच्छा से स्वयं जो कार्य कर सकता है राज्यपाल, उन कामों को अलग कर दीजिए, उन कामों को लाइए जो उनको छोड़कर राज्यपाल नहीं कर सकता है या अपने विवेक से नहीं कर सकता है। तो अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब किसे? राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए। एक तरह से ये मान लीजिए कि जो मंत्री परिषद की स्थापना की जा रही है वो राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए ही की जा रही है। तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उस कामों के लिए जो कि वो स्वयं के विवेक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए, उनको विवेक देने के लिए, उनको बताने के लिए कैसे कार्य किया जाए, क्या चीज़ किया जाए, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ध्यातव्य है कि राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री बताएगा कि इन इन मंत्रियों की नियुक्ति किया जाए, इन इन किसमें? क्षेत्र में, प्रमुख क्षेत्रों में, प्रमुख मंत्रालयों में इस मंत्री की नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल ही उसका किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा कि अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उन मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति करता है। हाँ, मुख्यमंत्री सलाह देता है कि इनकी नियुक्ति इस निदेशालय या इस विभाग में किया जाए, फला विभाग में फला मंत्री का नियुक्ति, फला व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, ये सुझाव देते हैं मुख्यमंत्री और उन्हीं के सुझाव पे राज्यपाल उसकी नियुक्ति करते हैं। ऐसा प्रावधान किस में लिखा है? अनुच्छेद 164 में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप में इसको याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति पहले राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। ऐसा अनुच्छेद 164 में है। संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल ही इनको शपथ भी दिलाते हैं, याद रखिएगा। तो अन्य राज्य मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। किसका शपथ दिलाता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ज्ञातव्य है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक
विधायनी तथा वित्तीय कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। तो यही जो मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका का वास्तविक कार्य, जो कार्यपालिका में हम देख रहे हैं कि महाधिवक्ता भी होते हैं प्रमुख, वो प्रमुख चीज़ें इसमें जैसे राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल वगैरह को छोड़ दीजिए, महाधिवक्ता वगैरह को छोड़ दीजिए, तो मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका, जो वास्तविक कार्य जो होता है वो कार्यपालिका का ही होता है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में कई चीज़ें हैं, जैसे राज्यपाल हैं, महाधिवक्ता है, और क्या है, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, शामिल हैं किसमें, मंत्रिपरिषद में। लेकिन इसमें जो प्रमुख कार्य है कार्यपालिका में शामिल है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है, याद रखिए, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है। हम लोगों ने अभी देखा है कि कार्यपालिका में क्या क्या है, राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, सचिवालय है, महाधिवक्ता हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और महाधिवक्ता। इसमें से बताया जा रहा है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। राज्यपाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में भी सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायनी तथा वित्तीय कार्य करती हैं। यही मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। वास्तविक कार्यपालिका का कार्य मंत्रिपरिषद ही करती है। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती है। शासन की धुरी मतलब शासन प्रशासन मंत्रिपरिषद के ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह एक विचारशील और नीति निर्यातक निकाय है। नीति निर्यातक निकाय है। यह वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। व्यवस्थापिका से जोड़ती है शासन के जो कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से, मतलब कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका एक होती है जो कार्यों को जो लागू करती हैं, कानून लागू करने का काम किसका है, ये कार्यपालिका का है। और नहीं, कार्यपालिका का जो काम है वो कानून लागू करना, व्यवस्था एक होता है कार्यपालिका, एक होता है व्यवस्थापिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका से ही निकल के लोग आते हैं व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका में ऐसा नहीं है कि जो कानून लागू करने वाले हैं वो अलग हैं और कानून बनाने वाले अलग हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी किसी देश में होता है कि कानून बनाने वाले अलग हैं और जो कानून लागू करने वाले हैं वो अलग हैं, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। जो कानून बनाता है वही कानून लागू करता है। इसको संसदीय प्रणाली कहते हैं, इसको संसदीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई भिन्नता ना हो। जो व्यक्ति कार्यपालिका में है वही व्यक्ति व्यवस्थापिका में होंगे, वो संसदीय प्रणाली होगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के लोग होंगे वो अलग होंगे, जो व्यवस्थापिका के लोग होंगे वो अलग होंगे। कानून बनाने वाले अलग लोग होंगे, कानून लागू करने वाले लोग अलग होंगे। भारत में क्या है कि आप देखेंगे कि लोकसभा में जो लोग कानून बनाते हैं, विधानसभा में जो कानून बनाते हैं, राज्यसभा में जो कानून बनाते हैं, वो सभी लोग कानून लागू करने का भी काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, वो वहाँ पे कानून भी बनाते हैं, उसके बाद लागू करने का भी काम मुख्यमंत्री के पास ही होता है और बाकी मंत्रियों के पास होता है। तो कुल मिला के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है, कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका से जुड़ी होती है। ये संसदात्मक प्रणाली का एक प्रमुख वो लक्षण है, याद रखिएगा। अब मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो राज्य का जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य का शासन का कप्तान होता है, राज्य के शासन का मेन होता है और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है, याद रखिएगा। उसके कार्यों एवं दायित्वों की पुष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास शासन और कार्य की शक्ति होती है, उसका बागडोर होता है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है। इसीलिए राज्यों में प्रधानमंत्री का मतलब कि राज्यों में उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे राज्यों में लघु प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आगे बात करें सचिवालय की, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद है के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं।
तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि सचिवालय के होते हैं, अतः वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत होते हैं। यह आवश्यक नहीं होता है, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। ठीक है, तो जो अन्य मंत्री होते हैं वो मंत्री प्रशासन में गुण नहीं होते हैं, उनको जो जैसे बहुत से आप देखेंगे कि जो अन्य मंत्री होते हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए, तो परामर्श के लिए और प्रशासनिक सहायता के लिए, क्योंकि ये बहुत वरिष्ठ अधिकारी आईएएस अधिकारी होते हैं जो सचिवालय में होते हैं, तो उनका गठन किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है सचिवालय के रूप में, मुख्य सचिवालय के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है, ताकि चीज़ें ये स्पष्ट रहें। ये प्रशासनिक और जो प्रशासन से संबंधित परामर्श है और जो सहायता और परामर्श है वो दे सकें, क्योंकि इनके पास बड़ा ज्ञान होता है। के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है, जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहा जाता है और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। यह प्रायः आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभव सदस्य होता है। आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जानकार होते हैं, शासन प्रशासन की इनको जानकारी होती है। ये आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो इनको चीज़ों का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। तो कुल मिला के याद रखिएगा कि इनका जो सचिवालय का जो नियुक्ति की जाती है, जो निर्माण किया जाता है, वो ये मंत्रिपरिषद के जनप्रतिनिधित्व के रूप में होते हैं। वे शासन की गूढ़ताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं होता है। जो अब ये बताया क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिए कि राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका है या मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो शासन की गूढ़ताओं से अवगत हों, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो राजनीति अच्छी तरह से जानते हों, शासन प्रशासन की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है मंत्री पढ़े लिखे ही होंगे, मंत्री अनपढ़ भी होते हैं, तो याद रखिएगा। तो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो अतः प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हों या फिर यह आवश्यक नहीं है। तो प्रशासन की गूढ़ताओं से कुल मिला के ये कह रहा है कि जो मंत्री होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, शासन प्रशासन की जानकारी उनको अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक सचिवालय का गठन किया जाता है ताकि इनको सहायता प्रदान की जा सके, ये उनसे सहायता ले सके किसी भी क्षेत्र में कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जो मंत्रिपरिषद हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों, शासन प्रशासन से वो अवगत हों, चीज़ें जानते हों, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसे सचिवालय का गठन किया जाता है जो कि उनमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, जो शासन प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं, और वही लोग उनको वो देते हैं, सुझाव देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य किया जाए। तो इसीलिए इसका वो किया जाता है, गठन किया जाता है। इसीलिए आवश्यक है इस शासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए, तो आवश्यक है, उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए ये आवश्यक है कि उनको सहायता के लिए, प्रशासनिक सहायता के लिए और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है या किया जाए, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। तो राज्य सचिवालय का गठन किया जाएगा, इसमें प्रमुख सचिव होंगे और प्रमुख व्यक्ति होंगे जो कि उनको शासन प्रशासन में उनको सुझाव देंगे और परामर्श देंगे। किसको? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो शासन प्रशासन के गूढ़ताओं से वो परिचित हों। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। यह प्रायः आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी, ये अनुभवी होते हैं और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कार्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का है। याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव के समानांतर है वो ये केंद्र में।
मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का धुरी है, तो जो मुख्य सचिव है राज्य प्रशासन की धुरी है। कार्यकारी विभाग की बात करें, जो निदेशालय, इसको हम निदेशालय कहते हैं। कार्यकारी विभाग जो है वो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद यानी कि राजनीतिक प्रमुख या सचिवालय जो कि प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद और सचिवालय। मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा ये चीज़ें हमने देखा। और जो सचिवालय होता है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासन से संबंधित वो क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है, वो प्रशासन से संबंधित सुझाव देता है, प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है, किसको, ये मंत्रिपरिषद को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राज्य प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद है वो और जो सचिवालय है वो, इनके बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय होता है। इनके बाद मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बाद तीसरा निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों यानी कि जो मंत्रिपरिषद है और सचिवालय है, ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय का क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। तो जो कार्यान्वयन करना है, जो नियमों का कार्यान्वयन करना है, वो निदेशालय के पास है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं, सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो मंडल के अधिकारी जिसको कमिश्नर कहते हैं, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक यानी कि 7 जिले हैं। इन चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं, तो मंडल के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन ये जिले होते हैं। यति के अधीन नहीं होते हैं, वो जिलाधिकारी उसका जो मुखिया होता है जिले का। जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं, जो एसडीएम होते हैं, उनके अंतर्गत तहसीलें होती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थी, जबकि वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इनमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और इससे नीचे ब्लॉक स्तर होते हैं। अब हम लोग बात करें महाधिवक्ता के बारे में, जो कार्यपालिका का अंग होता है। अनुच्छेद 165 याद रखिएगा, 165 महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं की गई है। यहाँ पे लाइन चीज करके आपको फंसा सकता है कि अगर ये दे दे कि अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, तो बाकी चीज़ें सब सही हैं, राज्य की अवधि नहीं दी गई है, तो वो लाइन गलत हो जाएगा। तो कथन सही गलत के लिए यहाँ से फंसा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। ये कौन? महाधिवक्ता। तो याद रखिएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। तो इसका कार्य क्या है? विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है, कानून के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। जब सदन की बैठक होता है तो वहाँ पे भाग ले सकता है। याद रखिएगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जो महाधिवक्ता होता है वो भाग ले सकता है। ऐसा लगता है कि महाधिवक्ता है वो जैसे वकील है
वो क्यों भाग लेगा? भाग तो लेंगे सांसद विधायक जो होते हैं वो सब भाग लेंगे, नहीं ये भी भाग ले सकता है। यहाँ चीज़ याद रखिएगा कि महाधिवक्ता सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। बैठ सकता है, भाग ले सकता है, वहाँ पे चीज़ें अपनी बात रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। जैसे कोई बिल पास करने के लिए मतदान किया जाता है, विधायकों द्वारा मतदान किया जाएगा कि ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसमें मतदान नहीं कर सकता है। वहाँ पे भाग ले सकता है, वहाँ पे बैठ सकता है, चीज़ याद रखिएगा। ध्यातव्य है कि वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग अगली जो पॉइंट बात करेंगे वो विधानमंडल के बारे में होगी, लेजिस्लेचर के बारे में होगी। तो यहाँ तक हमारा जो समय था यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में किस चीज़ को लेकर, विधानमंडल की बातों को लेकर मिलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। चीज़ों को याद रखिएगा, आज भी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज की वीडियो में, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।